नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। समय, सृष्टि और सनातन पर मंथन, महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन। धर्म, दर्शन और विज्ञान जब तीनों एक मंच पर मिले तो समय का अर्थ सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं बल्कि बन जाता है सृष्टि का मूल तत्व। कुछ ऐसा ही अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में, जहां शुरू हुआ है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम। 3 से 5 अप्रैल तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में दुनिया भर के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षाविद और शोधकर्ता एक साथ जुटे हैं ताकि समय के रहस्य को धर्म और विज्ञान के नजरिए से समझा जा सके। जी हां, धर्मनगरी उज्जैन में आज 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और इसरो के चेयरमैन के साथ इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। विश्व भर से आए विद्वानों, शोधकर्ताओं और आध्यात्मिक गुरुओं की मौजूदगी में यह आयोजन समय, सृष्टि और सनातन दर्शन के गूढ़ पहलुओं पर केंद्रित है। यह सम्मेलन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की पावन नगरी में आयोजित किया जा रहा है, जहां भगवान महाकाल को कालों के काल यानी कि समय के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का संगम स्थापित करना है। साथ ही समय की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अवधारणा पर विमर्श, भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु बनाना, वैश्विक स्तर पर टाइम मैनेजमेंट और कॉस्मिक टाइम की समझ विकसित करना है। 3 दिवसीय आयोजन में देश विदेश के विद्वानों के साथ ही इसरो, CSIR और DRDO और नीति आयोग के प्रतिनिधियों सहित वैज्ञानिक, शोधकर्ता और शिक्षाविद शामिल हो रहे हैं, जिसमें विशेष व्याख्यान, सनातन परंपरा और आधुनिक विज्ञान का संगम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आध्यात्मिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें तकनीकी सत्र, स्पेस साइंस प्रदर्शनी, स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस और डोंगला वेधशाला का भ्रमण शामिल है। उज्जैन को वैश्विक स्तर पर पुनः समय गणना के केंद्र के रूप में स्थापित करना और युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें समय की अवधारणा को लेकर गहराई से चर्चा होगी, चाहे वह ब्रह्मांडीय समय हो या मानव जीवन में समय का प्रबंधन। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन उज्जैन को एक बार फिर वैश्विक आध्यात्मिक और वैचारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा है आपको सुनवा देते हैं। कालों के काल महाकाल, और सच में ये जो समय की धरती है हमारे लिए जन्म के साथ मृत्यु तक सबका समय नियत है, और उस नियत समय में हम अपने जीवन काल के माध्यम से इन सारी चीजों के बीच एक अज्ञात समय निर्धारण के साथ भी गुजरते हैं, और कई बार काल और समय के साथ जब बात करते हैं तो काल को यम से भी जोड़ लेते हैं, और यम से जोड़ने के इतर समय मतलब जीवन भी तो है, और इसीलिए जीवन मतलब देवता, और देवता ने सबको जन्म दिया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम समय की नगरी महाकाल की नगरी में पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दुनिया जब इस समय की बात समझने की तरफ आगे बढ़ रही थी, उसके पहले उसके समय तक हमारे विद्वानों ने सूर्य सिद्धांत की रचना बता दी। हमारे तमाम प्रकार के समय निर्धारण के वो सारे मापदंड खड़े किए, और मुझे इस बारे में ज्यादा बोलना इसलिए नहीं, आप सब विद्वान 3 दिन तक इसी विषय पे तो बात करने आए हैं, इसी बात को तो हम समझ रहे हैं, इसको हम विस्तार से क्या कहें। ये हमारी धरती केवल धार्मिक नगरी नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काल गणना की नगरी भी। ऐसे में आज आपका यहाँ पदार्पण हमारे लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये बात भी सही है कि जो हम कह रहे हैं या आप मन में लाएंगे, उसको प्रत्यक्षता भौगोलिक दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है। हमारे लिए अब वर्तमान की दृष्टि से यह बात सही है कि काल की बात करते तो काल को छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन नापने के जब यंत्र आए तब वो संशोधन करते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ 21 जून 22 दिसंबर ये जो 2 अवधि आती,
उन दोनों अवधि के दरमियान यहीं पर भौगोलिक रूप से हमारे अपने सूर्य की जो छाया गिरती है वो आंखों से डोंगला में देख सकते। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वैदिक क्लॉक आविष्कारक आरोह श्रीवास्तव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वाकणकर वैधशाला डोंगला से प्रकल्प अधिकारी घनश्याम रतनानी जी भी कुछ देर में जुड़ेंगे। साथ ही डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज पीठाधीश्वर स्वास्थ्य पीठ उज्जैन हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और घनश्याम रतनानी जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में आरोह जी से करूंगा। आरोह जी, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है और क्या खास है इस आयोजन में? जी नमस्कार सभी को मेरा। जी वैदिक घड़ी के बारे में, इसके बारे में खास ये है कि ये जो घड़ी है ये सूर्य के सिद्धांत पे कार्य करती है। आज की जो घड़ी हम इस्तेमाल करते हैं 24 घंटे की, ये रात में 12 बजे डेट बदलती है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों द्वारा 1884 में भारत में लाई गई। और इसको आज पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि 24 घंटे एक समय की प्रणाली है। लेकिन इससे बहुत पहले भारत में जिस समय प्रणाली का उपयोग होता था उसको आज हम मुहूर्त के नाम से जानते हैं। तो हम मुहूर्त को समय की तरह नहीं देखते, हम सोचते हैं कि समय 24 घंटा अलग है और मुहूर्त कोई अलग चीज है। लेकिन मुहूर्त एक समय देखने का तरीका है। तो हमारे दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, ना कि 24 घंटे। और ये मुहूर्त शुरू होते हैं जब सूर्य उदय होता है। तो हमारी जो घड़ी है इसकी विशेषता ये है कि आप पूरे विश्व में जहां पर भी हो, जिस भी शहर में हो, जब भी आपकी घड़ी में 0 बजेगा आपको वहां पे सूर्य उदय होता दिखेगा। जब भी उसमें 15वां मुहूर्त हो रहा होगा उस वक्त पे आपको अपने शहर में सूर्य अस्त होता दिखेगा। तो धरती किस प्रकार सूर्य के सामने कितनी गति से स्पिन कर रही है, ये घड़ी उस चीज को दर्शाती है। तो ये तो ज्यादा प्रमाणिक और ज्यादा साइंटिफिक हुआ, बजाय रात के 12 बजे डेट बदलने से। कि क्यों रात के 12 बजे डेट बदली जाती है? जिस वजह से सूर्योदय का समय हर दिन बदलता जाता है। अच्छा, समय की चक्र की अगर बात करें तो सही चक्र क्या रहेगा समय का? जी भारतीय काल गणना और वैदिक घड़ी के अनुसार एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, मतलब 30 घंटे जिनको हम समझ सकते हैं। और हर मुहूर्त में 30 कला होती है। तो मतलब जिसको हम 30 मिनट की तरह समझ सकते हैं। और हर मिनट में 30 सेकंड, जिसको 30 काष्ठा कहा जाता है। तो हमारा एक दिन आज के सूर्योदय से लेके कल के सूर्योदय के बीच में 30 भागों यानी 30 मुहूर्त का होता है। बिल्कुल ठीक है। मैं घनश्याम जी का रुख करूंगा। घनश्याम जी देखिए, ये बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और वैदिक काल गणना की बात की जा रही है। उज्जैन को वैदिक काल गणना का सेंटर बनाए जाने की भी बात की जा रही है, वैश्विक काल गणना का सेंटर बनाए जाने की बात की जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस आयोजन को, सम्मेलन को? घनश्याम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? घनश्याम जी अनम्यूट कर लीजिए माइक आप अपना। घनश्याम जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। अभी हुआ क्या? जी जी सुन पा रहा हूँ। ठीक है जी जी। तो ये जो है ये सम्मेलन विशेष रूप से भारतीय काल गणना ही नहीं, विश्व की काल गणना प्राचीन काल से जहां से चली आ रही है उसको पुनर्स्थापित करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। और कालों के काल महाकालेश्वर, ये महाकालेश्वर महा क्यों लगाया गया, उसको महान संज्ञा क्यों दी गई, यहाँ से निकल। ऐसे हमारे पूर्वजों ने ग्रंथों में लिखा है, यल्लंको जैनी पूर्वपरी कुरुक्षेत्रादि देशांश पृषद सूत्रम मेरुगतम बुधैर निगदिता सा मध्य रेखा भुवा। ऐसी रेखा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए कालों के काल महाकालेश्वर के ऊपर से होती हुई जो इसको शून्य रेखा मान करके विश्व में काल गणना की जाती रही है और की जानी चाहिए। और क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि इस पृथ्वी का संपूर्ण सौर मंडल का जब उद्भव हुआ उस समय सूर्य की प्रथम किरण ये महाकालेश्वर के ऊपर, और दिन का आरंभ भी यहीं से हुआ। और प्रथा को आज है तो आज भी वो प्रचलित है। इस प्रकार से है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो देखते हैं हम आज की स्थिति, अंतरराष्ट्रीय तिथि वही तो रेखा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब सूर्य लंघन करता है तो भारत में सूर्योदय होता है और उस तिथि रेखा से सूर्य के लंघन से ही दिनांक बदलती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर पूर्व में या पश्चिम में कोई भी व्यक्ति अगर आता जाता है तो उसको दिनांक बदलना पड़ती है। ये महाकालेश्वर की महिमा तो आज भी स्थापित है। फिर एक ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम 55 डिग्री उत्तर में ग्रीनविच है
और ये 55 यहाँ पर 24 घंटे के दिन रात तो कभी होते ही नहीं है। जब दिन रात 24 घंटे का नहीं होते हैं तो काल गणना कैसे संभव है वहां से? और वो लोग भी इसी 24 घंटे को कैसे मानते हैं? हमारी भारतीय काल गणना और जो शून्य रेखा महाकालेश्वर के शिखर के ऊपर से होकर आ रही है, उसी को स्वीकार करते हुए यहाँ पर जब सूर्योदय होता है तब ग्रीनिच में रात्रि के 12 बजते हैं। और वही सूर्योदय तिथि बदलने की प्रेरणा जो है भारत से ही लेकर के वो वहां पर दिनांक बदलते हैं। और चूंकि उसमें वहां रात्रि की 12 बजती तो 12 बजे बदल देते हैं। तो हमारी प्रथा, हमारी जो है सनातन संस्कृति को आज ग्रीनविच में भी स्वीकार किया गया है, फिर हम उनकी नकल क्यों करें? हम निशाचर नहीं है जो रात में 12 बजे दिनांक बदले। हमारे यहाँ तो कालों के काल महाकाल स्वयं विराजमान है। बिल्कुल। तो हम रेखा को लेकर के और सूर्योदय को लेकर के दिनांक क्यों नहीं बदलें, जिससे हमारा जीवन जो है सुखमय और समृद्ध का। बिल्कुल। प्रकल्प जी देखिए, तमाम तरह की रिसर्च होती है और जब ग्रह पड़ता है, ग्रह तो उसको लेकर कहते हैं कि हमारे जो पंडित होते हैं वो पंचांग देख करके बता देते किस दिन ग्रहण लगेगा, किस दिन क्या होगा, और ये सारी घटनाएं वो वहां पर पहले से ही बता देते हैं। अगर हम वैदिक पंचांग की बात करें, हम भारतीय कालगणना की बात करें, वैश्विक कालगणना की बात करें, तो भारत में इसकी कौन सी ऐसी प्रमुख रिसर्च है जिनको दुनिया ने भी माना है? प्रकल्प जी। हाँ, जी जी जी। क्या है घनश्याम जी, कालगणना घनश्याम में जी। वेधशालाओं में जो यंत्र बने हुए हैं, यंत्रों के माध्यम से, उन यंत्रों के माध्यम से यहाँ पर जो काल गणना होती है, उस काल गणना से सभी ग्रहों की गति स्थिति का आकलन करके, गणना करके, और उसी के आधार पर ये पहले से बता दिया जाता है कि सूर्य और चंद्र की स्थिति क्या रहेगी और कब ग्रहण लगेगा। ये सारा आज भी यहाँ पर जो विद्यमान है और उस ग्रहण की स्थिति को पहले से बता दिया जाता है। लेकिन घनश्याम जी, मेरा सवाल ये था, क्योंकि हम उज्जैन को वैदिक काल गणना, वैश्विक काल गणना का केंद्र बनाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर पूरा एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसको मान्यता तो तब मिलेगी ना, इसको तो मान्यता तब तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, तमाम जो दूसरे देश होते हैं वो तब देंगे जब आपने कई सारी ऐसी रिसर्च की हो जिनको दुनिया ने माना हो। तो उनमें से कौन सी ऐसी रिसर्च है? ये बहुत बड़ी रिसर्च है साहब। ये जो आज कहते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पृथ्वी का झुकाव जो है ना, इसका उत्तरी अंतिम बिंदु जो है वो कर्क रेखा है। और चूंकि शून्य रेखा यहाँ से निकली है महाकालेश्वर के शिखर के ऊपर से, साथ ही साथ कर्क रेखा भी उसका संपात होता है यहाँ पर। और कर्क रेखा का दोलन होता है, 24 डिग्री से 22 डिग्री, 22 डिग्री से 24 डिग्री, और इसके मध्य में महाकालेश्वर है। तो ये पृथ्वी का झुकाव दोनों एक ही बात है। तो इसका जो परिवर्तन होता है ये 27,000 साल में एक बार परिवर्तन होता है पूरा एक चक्र का। तो इसका मध्य जो है महाकालेश्वर, इस प्रकार से महाकालेश्वर के शिखर के ऊपर से 3 रेखाओं का गमन हुआ है। पहली तो शून्य रेखा, दूसरी कर्क रेखा, और तीसरी कर्क रेखा का दोलन का जो मध्य बिंदु है वो महाकालेश्वर है। तो इन तीन विशेषताओं के कारण ही आदिकाल से कालों के काल महाकाल यहाँ पर विराजित है और इसी से काल गणना हम करते आए हैं। ठीक है डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज, देखिए ग्रहों की चाल को लेकर तमाम जो ब्रह्मांड में एक एक गतिविधि होती है, उसके लिए अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो उनमें तमाम सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, हर एक पहलू पर उसमें रिसर्च की जाती है, सब पहलुओं को सटीक बैठाया जाता है और पूरी एक टीम काम करती है। लेकिन हमारे यहाँ तो पंडित जी पंचांग उठाते हैं और देखते हैं कि भाई इस ग्रह की ये चाल है, ये ग्रह ऐसा बैठा है, ये ऐसा है, और वो पूरी वो विधि आपको सारा कुछ बता देते हैं। और अब जब उज्जैन को काल गणना का वैश्विक केंद्र बनाने की बात कही जा रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं और सनातन के लिए कितना बड़ा क्षण है? देखिए, मैं तो सनातन के लिए इसको बहुत ही ऐतिहासिक क्षण मानता हूँ और अपने आप में बड़े गर्व की बात मानता हूँ। रही आपने जो प्रश्न किया कि वो लोग यानी विदेशी लोग बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में और बड़े बड़े उनके ऊपर रिसर्चर्स बिठाल करके जब किसी चीज का पता लगाते हैं तो हम उनको महान मानते हैं। अरे भाई, वो बड़े नहीं, जिनको आप बड़े कह रहे हैं, बड़ी मशीनें कह रही हैं, वो छोटे लोग हैं, बड़े तो हम लोग हैं। आप पंचांग की इस प्रकार से आप जो बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं हमारी जो वैदिक परंपरा है, हमारा जो पंचांग है, इसकी कहीं न कहीं आप खुद
एक उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा था सुनते समय। हम्म। ऐसा नहीं है भाई। हम्म। हमारे ऋषि मुनि, हमारे जितने भी, जैसे पहले हम जिनको ऋषि कहते थे, वही साइंटिस्ट होते थे, वही वैज्ञानिक होते थे। आप तो इस पर रिसर्च होना चाहिए कि आखिर वह, आज तो हमारे पास इतने प्रकार के संसाधन हैं, जैसा कि अभी आप कह रहे हो, लेकिन पहले जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो आखिर उन्होंने किस आधार पर पता लगाया था? अरे भाई, ये जो हमारी काल गणना है, भारतीय वैदिक काल गणना, इसी के आधार पर, घटीपल के आधार पर ही, पंचांग के आधार पर ही उन्होंने पता लगाया था। तो इसको हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते, पंचांग को हम बहुत हल्का नहीं कह सकते। और यही एक आधार है। देखो, मशीन हमारे पास देखने की क्या है, मैं चश्मा लगा के देखूं, अच्छी बात है, मेरे डबल चश्मा लग जाए और अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात है कि मुझे चश्मा न लगे और फिर भी मैं देखूं। बिना संसाधनों के अगर हम देखते हैं, किसी चीज का अध्ययन करते हैं और सटीक निर्णय पर पहुंचते हैं, तो ये महानता की बात है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो भी वैज्ञानिक हुए पहले वैदिक, उन्होंने जो भी रिसर्च किए, उसके आधार पर ये सब पता किया, जो कि आज भी चल रहा है। और उन्हीं के ऊपर आज ये रिसर्च हो रहे हैं, दोबारा से उस पर सर्च हो रहा है। सर्च तो हमारे लोगों ने किया था पहले, ऋषि मुनियों ने किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रीन, ये जो अभी स्टैंडर्ड टाइम है, अगर ये ग्रीन बीच में है, जैसा कभी मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था एक कार्यक्रम में कल के में, उन्होंने खुद कहा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में 1 घंटे का अंतर, अधिकतम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए, तो आपका स्टैंडर्ड टाइम ठीक है। लेकिन वो बता रहे थे कि मैं वहाँ एक बार ग्रीनविच गया, तो वहाँ 10 बजे में देख रहा हूँ कि 10 बजे भी सूर्य निकल रहे थे, रात्रि के 10 बजे। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा स्टैंडर्ड टाइम है? तो कहने का तात्पर्य है कि ग्रीनविच का जो स्टैंडर्ड टाइम है, उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो अगर हमारे कुछ वैज्ञानिक, हमारे कुछ शोधार्थी, हमारे कुछ चिंतक, जो कि कालगणना के विषय में जानते हैं, मर्मज्ञ हैं, वो अगर चिंतन कर रहे हैं उन विषयों का, कि जिससे हम पुनः विश्वगुरु बन सके, पुनः कालगणना का क्षेत्र, कालगणना का केंद्र महाकाल बन सके, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि आज नहीं तो कल हम इसमें सफल भी होंगे। ठीक है आरोह जी, देखिए, जब हम जो ये ग्रीनविच टाइम की बात करते हैं, तो उसमें 12 बजे, रात के 12 बजे से दिन बदल जाता है, उसको 12 AM करके हम लिख देते हैं और तारीख बदल जाती है। अगर हम वैदिक पंचांग की बात करें, तो इसमें वैदिक घड़ी की बात करें, दिन की शुरुआत कब से होती है? क्या जो ब्रह्म मुहूर्त होता है तब से ही दिन की शुरुआत होती है? जी नहीं, मैं आपको भारतीय काल गणना और मैं पूरे विश्व की काल गणना के बारे में आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का आधार हम किसको मानते हैं। हम अपने जितने भी ग्रह हैं, हम उसका आधार क्या मानते हैं कि वो सूर्य है। सूर्य के सामने सारे ग्रह अपनी परिक्रमा लगाते हैं, अपनी धुरी पे भी वो परिक्रमा लगा रहे होते हैं और वो सूर्य की भी परिक्रमा लगा रहे होते हैं। तो जब कोई भी, चाहे ग्रेगोरियन कैलेंडर हो, चाहे बेबीलोनियन कैलेंडर हो, चाहे मायन कैलेंडर हो या भारतीय कैलेंडर हो, वो इसी पे आधारित है कि जब पृथ्वी सूर्य की पूरी एक परिक्रमा लगा लेती है, तो सूर्य हुआ ना हमारे पूरे केंद्र, हमारे समय का आधार। तो हमारा जो एक दिन है, वो सूर्य के सामने जब पृथ्वी अपनी धुरी पे एक चक्कर लगाती है, हम उसको क्यों नहीं मानते? तो मैंने इस पे शोध किया, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि 15वीं शताब्दी में 24 घंटे के समय का आविष्कार हुआ, और 24 घंटे का जो समय था वो अब अधीन था मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के, क्योंकि 15वीं शताब्दी में गियर और शाफ्ट से ही समय को घुमा के मैकेनिकल तरीके से ही नापा जा सकता था, और मैकेनिकल कोई भी ऑब्जेक्ट कभी सूर्य की गति को नाप नहीं पाया, ना नाप सकेगा। तो यही उसकी कमी थी। इसलिए रात के 12 बजे का एक ऐसा टाइम चुना कि रात में एक आम इंसान को यह नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा तारे का क्या नाम है। जैसे जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि इस तारे का नाम अल्टारिस होगा, इस तारे का नाम वेगा होगा, उनको पता है। लेकिन अगर एक आम मनुष्य को तो नहीं पता चलेगा, तो डेट बदलना बहुत आसान होगा। अगर सूर्योदय के टाइम पे वो डेट बदलते तो वो पकड़े जाते कि ठंड होने पे तो सूर्योदय हुआ नहीं, आपका शून्य बच गया, या गर्मी आने पे सूर्य पहले उग गया और आपका शून्य तो अभी तक हुआ नहीं। लेकिन हमारी घड़ी में जब भी शून्य होता है, उसी वक्त पे सूर्योदय हो रहा होता है, और सूर्य ही हमारी धरती का और हमारे सारे ग्रहों का आधार है, जिसके सामने सारे ग्रह अपनी धुरी पे भी और सूर्य की भी परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो ये तो सारा कैलेंडर और सारा विश्व मानता है, ना कि सिर्फ भारत। लेकिन बाकी विश्व समय को इस तरीके से समझ नहीं पाया। उन्होंने कैलेंडर के ईयर को, वर्ष को तो सूर्य के अनुसार माना, लेकिन अपने दिन को सूर्य के अनुसार नहीं माना। लेकिन भारत ने हमेशा अपनी तिथियों को सूर्य के अनुसार ही मनाया। बस हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो हमारे जो भी ज्ञानी लोग हैं उनके हमेशा भाषा में और बोलचाल में रहा
और आज वो इस घड़ी के माध्यम से सबके बीच आ चुका है। अच्छा तो आलोक जी, ये मैं पूरा आपसे विश्व आपसे जी ये भी जानना चाहूंगा। आपने कहा कि ये जो घंटे हैं यही हमारे में हम 30 मुहूर्त से चलता है हमारा जो पूरा दिन होता है वैदिक घड़ी के अनुसार। तो क्या ये जी मुहूर्त जो रहते हैं वो हर दिन सेम रहते हैं या हर दिन बदल जाते हैं? क्योंकि जैसे भगवान राम का जिस मुहूर्त में जन्म हुआ, अभिजीत मुहूर्त जिसको कहते हैं, तो क्या ये हर रोज जी अभिजीत मुहूर्त आता है? क्योंकि इसको तो कहा जाता है कि ये विशेष दिन पर पड़ता है। तो क्या ये 30 मुहूर्त में कहाँ कहाँ और नहीं कब कब बदलाव होता है? जी, बिल्कुल, अभिजीत मुहूर्त होता है, हम्म जब सूर्य आप जिस भी लोकेशन पर हो, हम्म आपके वहां से 90 डिग्री पर हो, हम्म तो 84 डिग्री से लेकर 96 डिग्री के बीच में जब सूर्य रहेगा, हम्म इस पूरे पीरियड को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। हम्म तो ये हर दिन हो रहा होता है, लेकिन ये हर दिन सेम समय पे नहीं हो रहा होता है, हम्म आज की स्टैंडर्ड टाइम वाली घड़ी से। हम्म लेकिन हमारी घड़ी से ये हर दिन सेम समय पे हो रहा होता है, जो कि वैदिक घड़ी है। हम्म क्योंकि ये स्टैंडर्ड घड़ी हम्म पृथ्वी की और खगोल शास्त्र की किसी भी नियम को नहीं मानती। हम्म इसका 1 सेकंड क्या होता है? हम्म इसका 1 सेकंड होता है सीजियम का ऑसिलेशन। हम्म तो सीजियम जब ऑसिलेट करता है उसको हम 1 सेकंड मानते हैं। हम्म लेकिन वो तो समय नहीं हुआ ना। पृथ्वी जब अपनी धुरी पे, जो भारतीय कालगणना की अवधारणा है हम्म कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पे 1/75 डिग्री मूव करती है, हम्म उसको भारत में 1 सेकंड माना जाता है, जिसको हम काष्ठा कहते हैं। हम्म और ऐसे ही जब पृथ्वी 12 डिग्री मूव करती है, उसको हम एक मुहूर्त कहते हैं, हम्म जिसको 1 आवर आप समझ सकते हैं। तो ऐसा कोई भी विज्ञान 24 घंटे की घड़ी में नहीं आता, इसलिए उसके अनुसार समय बदल जाता है। हम्म लेकिन हमारी घड़ी के अनुसार कभी समय नहीं बदलता। हम्म ठीक है, एक एक छोटा सा कमेंट मैं घनश्याम जी से भी लूंगा। घनश्याम जी, क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि जब भारतीय जो वैदिक गणना के अनुसार जो समय आएगा उससे दुनिया का संचालन होगा? घनश्याम जी, माइक माइक आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, माइक। हमारी भारतीय काल हम्म गणना को हम्म पुनर्स्थापित करने का समय आ गया है। हम्म और उसी सिलसिले में हम्म ये जो है महाकाल मास्टर ऑफ टाइम हम्म की जो है रखा गया है, और डोंगला में वो बृहद स्तर पर कार्य हो रहा है, हम्म जिससे कि हम हम्म से हमारी भारतीय काल गणना को स्थापित कर सके। ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी महाराज जी आपसे भी। क्या लगता है कि जी छात्रों को लेकर भी कहा जा रहा है कि छात्रों को लेकर एक पूरा एक सेंटर बनाया जा रहा है, तो क्या इस फील्ड में छात्रों के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोप है? हाँ बिल्कुल, हम्म छात्रों के लिए भी स्कोप है। और मैं हम्म तो कहूंगा कि ये भारतीय काल गणना के बारे में या तो काल के बारे में जो जो लोग जानना चाहते हैं उन हम्म सबके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। हम्म और इससे महाकाल की महिमा और अधिक बढ़ेगी। हम्म मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में महाकाल का यहाँ होना हम्म अपने आप में उज्जैन का, हमारे यहाँ का जो अस्तित्व है और जो समय का अस्तित्व है हम्म उसको प्रमाणित करता है। हम्म इसलिए काल गणना का काल ही होना चाहिए। हम्म अगर दूसरी जगह वह है हम्म तो गलत है, और इसका अंत अब धीरे धीरे नजदीक नजर आ रहा है। हम्म। चलिए, उज्जैन ही काल गणना का केंद्र हो गई। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बड़े सम्मेलन का उन्होंने शुभारंभ किया है, जिसको महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम कहा जा रहा है। महाकाल को कालों का काल कहा जाता है, यानी कि समय का स्वामी महाकाल को कहा जाता है। और अब इसमें भारतीय गणना यानी कि जो वैदिक गणना होती है उसके अनुसार दुनिया का संचालन हो सके, उस समय को मान्यता दी जा सके, उसको लेकर पूरा सम्मेलन आयोजित किया रहा। तमाम शोधार्थी दुनिया भर के लोग इसमें जुटे हुए शोध करेंगे, इस पर चर्चा की जाएगी और विचार व्यक्त किए जाएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।